नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 परिवार में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बड़े ही अच्छी टॉपिक, शानदार टॉपिक और भारतीय इतिहास के प्रारंभिक काल के विषय में हम सब देखेंगे। यानी जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं या विद्वानों के द्वारा इतिहास को पढ़ते हैं तो हम इतिहास 3 प्रकार के पढ़ते हैं, ठीक ना। कई बार आपको मैंने बताया, आज पुनः एक बार इस पे परिचर्चा होगी। और आज की टॉपिक में आप सब देखिएगा कि किस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आयोग के द्वारा कब कब किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए, और आप अपने स्टैंडर्ड को भी तय करिएगा कि आप कितना जानते हैं। क्योंकि मैं कोशिश यही किया हूं कि बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, वो ज्ञान इतना अर्जित कर ले कि एग्जाम में इतिहास विषय से संबंधित जितने भी कठिन प्रश्न हों उन प्रश्नों का वह सटीक तरीके से जवाब दे पाए, वन लीनियर के रूप में। मैंने आपको कोई बहुत डीपली या कोई उस तरह की बातें नहीं बताई है जो कि कंडीशनल अनकंडीशनल बातें हों। मैंने वो बातें बताने का प्रयास अब तक किया है कि आपकी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक आपको आती है, ठीक। तो आज भी आप उसी तरह की चीजों को देखेंगे और उसमें खास बात लेकिन ये रहेगी कि ये अब तक यूपी पीसीएस, आईएएस या बीपीएससी या जो भी आयोग के द्वारा आपको प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों की श्रृंखलाओं से आज आप रूबरू होंगे। आपके सामने आंसर की व्याख्या भी मैं करके लाया हूं कि चीजें बहुत बच्चे कहते हैं कि सर समय बहुत ज्यादा लगता है आप लिखते हैं, ठीक ना। तो इसलिए आपके समय को बचाने के उद्देश्य से मेरा एक मकसद रहा कि लिख कर ले आइए और आपको चीजों को बताइए। महत्वपूर्ण बातों में मैं चर्चा ये करना चाहता हूं कि जिस पाषाण काल के विषय में पढ़ रहे हैं, इस पाषाण काल में मानव सबसे अधिक समय व्यतीत किया और इतिहासकारों ने पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपको नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने 3 श्रेणियों में विभाजित किया। इसमें भी आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से यदि आप देखें तो मानव के द्वारा जो ये पूरा पाषाण काल है ये प्राक ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत आता है या प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। क्योंकि इस काल में मानव किसी तरह का लिखना उखना नहीं जानता था, वह यायावर टाइप का आदमी था, घूमता रहता था इधर उधर शिकार और भोजन की तलाश में कि किसी तरह पेट भर जाए। एकमात्र उसके जीवन का उद्देश्य था पेट भरना, ठीक ना। क्योंकि उसे बहुत ज्ञान व्यान नहीं था, लेकिन आगे चलकर उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो धीरे धीरे समाज के धारा से जोड़ना प्रारंभ होता है। आगे वो इसके बाद वो अपने शरीरों पर वस्त्र ढकने के लिए कपड़ों का इस्तेमाल करता है। जब थोड़ा बहुत जान जाता है तो कंदराओं गुफाओं में जाना चालू करता है। फिर थोड़ा और दिमाग बढ़ता है तो वो झोपड़ियां बनाने चालू कर देते हैं, और दिमाग बढ़ता है तो वो अपने साथ और जानवरों को भी पालना सुरक्षा के दृष्टि से चालू कर देता है। तो ये सभी आपको जो है कि कहीं न कहीं मानव के विकास का एक क्रम भी है, और इस तरीके से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन्हें प्राप्त अवशेषों के आधार पर हम इसे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए हम सब देखें किस तरह से आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, हिंदी इंडिविजुअल के शानदार श्रृंखला आपको मिलेगी। ये आपको 999 रुपए में ये श्रृंखला हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यूपी टेट ये भी आपको अद्भुत शानदार श्रृंखला है। ये हमारी संस्था में पढ़ाया गया है और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने बीएड या बीटीसी के परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर लिया है या तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो वे लोग भी आपको जो है टेट को दे सकते हैं। सुपर टेट उनके लिए है जिन्होंने
सीटेट या टेट को क्वालिफाई कर लिया है और प्राथमिक शिक्षक बनने की दिशा में अपने कदम को आगे बढ़ा दिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल ये 1499 रुपए में आपको ये श्रृंखला मिलेगी, आप इसे परचेज कर सकते हैं। वहीं 2499 में प्री आरओ से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज करिए और इसे खूब मन लगा के पढ़िए। बिना पढ़े आपको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यदि स्वर्ग की इच्छा है तो पढ़ना पड़ेगा, हम सबको पढ़ना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीजें, और ये यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की दिशा में आपको ये कोर्स है। देखिए, आइए पहला ही प्रश्न आपको जो है क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे। इसका जवाब होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट एक भूगर्भ शास्त्री थे और पुरातत्ववेत्ता थे, लेकिन मूल रूप से ये एक भूगर्भ शास्त्री थे, जियोलॉजिस्ट के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये भूगर्भ शास्त्री थे। आर्किटेक्चर भी ये आपको जो है कि आर्ची डिपार्टमेंट से भी थे, पुरातत्वविद भी थे, लेकिन ये आप याद रखो। इनसाइक्लोपीडिया आपको जो है ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध आपको रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। इन्हें भारत में प्राक ऐतिहासिक अध्ययन का संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। 24 वर्ष की आयु में ब्रूस फुट भारतीय सर्वेक्षण विभाग में शामिल हो गए। 1863 में इन्होंने हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की, यानी हैंड एक्स इन्हीं के द्वारा खोज की गई थी। अब यहाँ पे एक लाइन और आप जोड़ सकते हो कि इन्होंने मद्रास के पल्लवरम ये बार बार लाइन पूछता है, ठीक ना। मद्रास के पल्लवरम में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की, ये लाइन आप जोड़ लेना। भारत में मद्रास के पल्लवरम में आपको जो है पाषाण कालीन, ये यहां से ये लाइन यहां से आप शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से मजा आया होगा, आप सब आसान से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला ही प्रश्न है कि कोपेनहेग संग्रहालय की सामग्रियों से पाषाणकालीन, कांस्यकालीन और लौह युगीन यानी त्रियुगीन विभाजन किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको थॉमसन नामक एक विद्वान थे, थॉमसन जी के द्वारा आपको ये किया गया है। एक कोपेनहेग संग्रहालय बेटा डेनमार्क में है। कहां पे? डेनमार्क में कोपेनहेग संग्रहालय आपको स्थित है और इनके द्वारा जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी, ये 1820 ईस्वी में थॉमसन महोदय ने आपको जो है विश्व में जितने सामग्री थे उन सामग्रियों के आधार पर एक संग्रहालय बनाया। आइए बात करते हैं। डेनमार्क के पहली लाइन है कि कोपेन संग्रहालय के सामग्री के आधार पर पाषाणकालीन, कांस्यकालीन और लौह युगीन आपको त्रियुगीन विभाजन 1820 ईस्वी में आपको क्रिश्चियन जार्गेसन थॉमसन के द्वारा इसका विभाजन किया गया, ठीक ना। एक डेनिश पुरातत्वविद थे जिनसे प्रारंभिक पुरातात्विक तकनीकी और आपको तरीकों के विकास करने का श्रेय दिया जाता है थॉमसन महोदय को, ठीक। नेक्स्ट देखो अगले प्रश्न को, ये प्रश्न वाले को स्टार बना लेते हैं हम सब, स्टार इसे भी कर लो या रेड रंग से जो है ये प्रश्न है।
उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ। तो जो उत्खनित प्रमाण मिले हैं, इन प्रमाणों के अनुसार मध्य पाषाण काल में आपको जो है कि पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, यानी मानवों के द्वारा पशुओं के पालने का प्रथम प्रमाण जो है मध्य पाषाण काल में मिलता है। अब यहाँ पे कौन कौन से जीव पालने के प्रमाण मिलते हैं, तो आप बता दीजिएगा। बकरी, भेड़, हिरण, कुत्ता, मुर्गी या मुर्गा कह लो, मुर्गी, सुअर, आपको ये सभी पशुपालन के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। देखना, अब देखिए मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है, और बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा में बागोर नामक स्थान से आपको जो है इस पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब मध्य पाषाण काल, इसे यदि इसका समय अवधि देखो, समय अवधि, तो इसकी समय अवधि बेटा आपको मिलेगा 10,000 से लेकर 7,000 ईसा पूर्व के समय को आपको जो है कि मध्य पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। चलिए, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी के उपकरण आपको जो है पूरा पाषाण कालीन कई महत्वपूर्ण बस्तियों से आपको प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार ये मददहा आपको पुरातात्विक स्थल है जहां से ये आपको प्राप्त हुआ है। महदहा है कहां, तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में मददहा नामक पूरा स्थल है, और इसी के बगल में सराय नहर भी है, ठीक ना। तो ये आपको जो है कि मददहा नामक स्थल से आपको जो है कि हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं बहुत मात्रा में। जबकि नवपाषाण कालीन आप जब पूछेगा हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं, तब आप क्या जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो है कि नवपाषाण कालीन किस बस्ती से आपको जो है कि हड्डी के विशेष उपकरण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जी.आर. शर्मा ने मददहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना और कब्रिस्तान, ये 3 क्षेत्रों का उनके द्वारा वर्णन किया जाता है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से है हड्डी एवं सींग के बने उपकरण आपको जो है और बड़े आभूषण प्राप्त हुए हैं। जबकि डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श में मददहा, सरायनहर, दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने के साक्ष्य दिए गए हैं। तो आपको जितना विवाद आपके मन में है, उन सारे विवादों के सवालों का आपको मैं निस्तारीकरण करने का प्रयास करके लाया हूं कि इस तरीके से आप सब याद करते चले, देखते चले, चीजों को समझते चले, ठीक ना। एक सुनहरा अवसर है आप सबके लिए, आप सब इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ लें। नेक्स्ट देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं, प्रश्न यही है। तो एक ही कब्र से मानव के 3 कंकाल जो है दमदमा, याद रखिएगा, ये आपको जो है दमदमा नामक आपको स्थल से प्राप्त हुआ है। एक चंद्रकांता आप सब देखे होंगे, तो एक दमदमी माई थी, ठीक ना। तो वही से याद रखिएगा कि दमदमा
दमदमी माई जो है उसकी को भी खा लेती थी। तो यहाँ आपको खाने पीने का क्या बचेगा, तो हड्डी और 3 ठो नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक आपको उत्खनन के कार्य किए गए, जिसके फलस्वरूप कुल वहां से आपको 41 समाधान प्राप्त हुए हैं, यानी 41 आपको शवों के अवशेष प्राप्त हुए हैं दमदमा से। इन अवशेषों में 5 आपको जो है ये युग्म समाधान, युग्म समाधान का मतलब है बेटा स्त्री और पुरुष दोनों के, स्त्री एवं पुरुष दोनों के आपको जो है समाधान प्राप्त हुए हैं। ये आप याद रखिएगा। ये एक समाधान से 3 मानव कंकाल मिले और एक साथ दफनाए हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है। शेष शवों में एक एक कंकाल प्राप्त हुए हैं, ये आप याद रखो। जबकि सराय नहर से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल, यहां 3 कर रहे हैं ना, 4 मानव कंकालों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं सराय नहर से। सराय नहर कहां है, तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सराय नहर स्थित है। यहाँ की कब्र के आवास के अंदर स्थित थे। कब्रें छिछली एवं अंडाकार आकृति में, यानी कब्र जो थे इस तरीके से नहीं थे, बल्कि किस तरीके से इस आकार में कब्रिस्तान थे और इसी आकार में अंडा को कह सकते हो, अंडा ऐसे जो ऐसे हम सब बनाते हैं, ये अंडाकार आकृति में आपको जो है कि कब्रें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, अपनी हिंदी हमारी संस्था के द्वारा अद्भुत तरीके से लिखी गई है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो की भी शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से जारी किया गया है। ये आपको 199 रुपए में ये श्रृंखला जो है आपको मिलेगी। इसके साथ प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में है। ये किताब जो है ये फ्री में प्रैक्टिस सेट है और भरपूर तरीके से इसका लाभ लिया जाए। पेट की कम्बो बुक 350 रुपए में आपको दी गई है। आप इस कम्बो बुक को जरूर से पढ़िए, परचेज करिए और आपके जीवन में चारों तरफ से आपको जो है कि खुशियां ही खुशियां मिले, यही आशा उम्मीद करता हूं। पेट की बुक 300 में आरो यारो की ये हिंदी की श्रृंखला है, ठीक ना। ये हिंदी की बुक है आरो यारो की और आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। वहीं लेखपाल की शानदार कम्बो श्रृंखला आप सबके लिए, तो आप जरूर से पढ़िए, परचेज करिए और मौज करिए। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो मानव ने सर्वप्रथम जौ का प्रयोग किया। आधुनिक मानव समाज का मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपयोग किया गया है, जिसमें आपको मानव द्वारा पहला प्रयोग किया गया यव या जौ था। वैश्विक रूप से देखा जाए तो सर्वप्रथम 800 ईसा पूर्व के निकट आपको जो है भूमध्य रेखा के आसपास और ईरान के क्षेत्र में आपको मानव द्वारा उगाया गया फसल क्या था, जौ था। गेहूं बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 800 ईसा पूर्व के आसपास जो है मानव द्वारा उगाई गई फसल गेहूं थी। चावल तीसरा खाद्यान्न है जिसे मानव ने 7000 ईसा पूर्व चीन के तांगजी घाटी में आपको इसका उत्खनन प्राप्त होता है। मक्का मध्य एशिया एवं अफ्रीका में 600 ईसा पूर्व इसकी खेती की गई। बाजरा 555 ईसा पूर्व चीन में इसकी खेती की गई। सोरगम ये आपको जो है कि 500 ईसा पूर्व अफ्रीका के क्षेत्र में सोरगम की खेती की गई। राई लगभग 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पश्चिम पूर्व एशिया में इसकी खेती हुई। 2300 ईसा पूर्व में आपको यूरोप में मानव द्वारा उगाई गई पहली फसल जई के रूप में जानी गई। तो ये सभी फसलों के विषय में देखा हमने। अगला, ये भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है, तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी
या बेलन घाटी, यहाँ पे यूपी में जो है बेलन, प्रयागराज और मिर्जापुर जिले की सीमा पर स्थित बेलन नदी है और बेलन घाटी में आपको जो है मानव के सबसे प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होते हैं। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में प्राप्त होता है। इसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा 1957-58 ईस्वी में किया गया। यहां से आपको जो है नर्मदा घाटी से लगभग 750 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें 500 शैलाश्रयों द्वारा आपको जो है चित्रों द्वारा सज्जित है। पूर्व पाषाण काल से मध्य एशियाटिक काल तक इस स्थान पर मानव गतिविधियों के केंद्र के रूप में देखा गया है और इसी से आपको जो है भीमबेटका का नाम सबने सुना होगा। भीमबेटका जो है इसी क्षेत्र में आता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भोपाल मंडल के अंतर्गत 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। जुलाई 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल कर लिया गया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मानव द्वारा प्रथम शैल चित्र के साक्ष्य आपको यहीं से प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम शैल चित्र युक्त चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। ये बात आप याद रखना, चित्रकारी के प्रमाण आपको प्राप्त होते हैं। तो ये पूरी चीजें रही। नेक्स्ट, खाद्यान्न की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, यानी खाने वाले कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? तब आप क्या जवाब देंगे? तो बताइएगा कि खाने वाले कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। मानव ने कृषि की खोज कब की? तो नवपाषाण काल में मानव द्वारा कृषि की खोज, कृषि की खोज आपको जो है की गई, ये आप याद रखो, ठीक ना। नवपाषाण काल में खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में शुरू हुआ। यही वह समय है जब मनुष्य कृषि फार्म से परिचित हुआ। नवपाषाण काल में ही जौ, गेहूं तथा अन्य किस्म के खेती उगाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डिहवा तथा मेहरगढ़ नवपाषाण ग्रामीण बस्तियों से थी, जहां से चावल एवं गेहूं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, यहां से गेहूं, और कोल्डिहवा जो प्रयागराज में है, ये कहां है? तो ये बेटा प्रयागराज में है, प्रयागराज, और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में मेहरगढ़ स्थित है। ठीक, यारो शानदार श्रृंखला हमारी संस्था की ओर से आपको दिया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये जबरदस्त तरीके से आपको श्रृंखला दी गई है। 2499 रुपए में ये श्रृंखला आपको उपलब्ध है। कितने? 2499 में। इसमें डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज सीरीज, आपको ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। चारकोलिथ युग भी कहा जाता है। चारकोलिथ युग किसे कहते हैं? तो ताम्रपाषाण काल को चारकोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। इसे चारकोलिथ के नाम से भी ताम्रपाषाण काल को हम सब इतिहास के पन्नों में जानते हैं।
यहाँ पे ताम्र पाषाण युग को चारकोलीथ कहा जाता है। वेरी गुड, सबको पता है। जिन संस्कृतियों में तांबू के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें ही ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां कहते हैं। यानी आप सिंपल तरीके से इतिहास में इस बात को दर्शा सकते हैं कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति उस संस्कृति को कहते हैं जिसमें आपको पत्थर के औजारों में आगे जो है कि लोहे का प्रयोग किया गया या तांबे का प्रयोग करके उसे नुकीला बनाने का जो प्रयास किया गया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से इतिहास के पन्नों में इसे जाना जाता है, ये याद रखो। नेक्स्ट, ताम्र पाषाण युग का आरंभ नवपाषाण काल से माना जाता है और ज्यादातर आप सबको बता दें कि 3000 ईसा पूर्व के बाद का समय जो है ये ताम्र पाषाण युग के नाम से जानते हैं। ताम्र पाषाण के लोग पशुपालन और कृषि ये दोनों किया करते थे। ठीक है, ये गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग आदि तिल आपको जो है फसलों के उत्पादन से परिचित थे। ये लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर, आपको ऊंट, हिरन आदि से भी परिचित थे। ताम्र पाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे, साथ ही मिट्टी के बने खिलौने का भी प्रयोग इनके द्वारा किया जाता था। ये पूरा एक एक प्रश्न का एक एक स्लाइड मैंने व्याख्या लेकर आया हूं कि आपको कहीं से भी कुछ भी पूछे, इतिहास में गलती नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ठीक ना। तो ये एकदम से प्रणबद्ध हो जाइए, दृढ़ संकल्प हो जाइए, संकल्पित होइए कि गलतियां चाहे लाख हो, हमसे गलतियां नहीं होनी है, हमें गलतियां नहीं करनी है। एक पूरा स्थल से मानव संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तब बताएगा वह स्थल है मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ आपको कहां है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ आपको उपलब्ध है। और यहां से पाषाण कालीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा काल तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ की खोज 1974 ईस्वी में फ्रांसीसी पुरातत्वविद आपको जीन फ्रैंकोइस गार्गेस के रूप में किए और कैथरीन गार्गी ने इसका नेतृत्व किया था। अस्थायी जीवन के प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से ही प्राप्त होता है। 700 ईसा पूर्व की बस्ती कृषि के साक्ष्य ये आपको जो है कि यहां से ही प्राप्त होते हैं। भैंस पालन, गेहूं, जौ, कपास, खजूर, अंगूर आदि की खेती भी आपको किए जाने का प्रमाण मिलता है। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की टोकरी कहकर संबोधित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? तब बताएगा कि भारतीय पुरातत्व क्षेत्र में लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में आपको स्थित है, ठीक ना। तो ये लहुरा देव से ही लगभग आपको जो है कि 900 ईसा पूर्व ये बीसी के आसपास में आपको जो है कि चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां से किसके? तो चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में देखते हैं। 800 ईसा पूर्व से लेकर, अच्छा ये उत्तर प्रदेश के आपको जो है कबीर नगर जिले में स्थित है। ये आपको जो है 800 से 900 ईसा पूर्व के जानकारी प्राप्त करते हैं। इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो था
मेहरगढ़ हुआ करता था। जबकि प्राचीनतम चावल के साच कोल्डिहवा, जिसे हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं या इलाहाबाद के रूप में जानते हैं, प्रयागराज यहीं से आपको जो है कोल्डिहवा से आपको प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद जिले में बेलन नदी पर स्थित 650 ईसा पूर्व कोल्डिहवा नामक स्थल से आपको चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये बात आप याद रखो। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवादा टोली, तो ये जल्दी से फटाफट बताते चलिए। बोलते बोलते जुबान एकदम थक सा गया। गर्मी अब धीरे धीरे आ गई है। देखिए, कारण नवादा टोली का उत्खनन किसने किया? तो एच.डी. संखवालिया महोदय के द्वारा आपको जो है नवादा टोली का उत्खनन किया गया। नवादा टोली मध्य प्रदेश का एक ताम्र पाषाणिक स्थल है जो इंदौर के समीप है। यहां से मिट्टी, बांस एवं फूस के बने औजार एवं वृत्ताकार घर प्राप्त हुए हैं। ये आप जरूर से याद कर लो। यानी आपको जो है कि फूस के बने चौकोर और वृत्ताकार, आज भी ग्रामीण परिवेश में जाओगे तो झोपड़ियों को इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ के घरों के फर्श पर दीवार और चूने का लेप आपको जो है प्राप्त होता है। यानी दीवारें जो हैं वो चूने से लिपी गई हैं, ऐसे प्रमाण की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आज हम सब दीवारों पर सीमेंट और पुट्टी इन सब का इस्तेमाल करते हैं, उस समय कच्चे के बने घर जो थे वो चूने से पोते जाते थे। यहां से मूल रूप से लाल एवं काले रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन पर ज्यामितीय आरेख भी उत्कीर्ण है। यानी कहीं न कहीं लोग गणित की विधा से, ज्यामिति की विधा से परिचित हो रहे थे, ये बात भी आपको पता चलता है। यहां से गेहूं, अलसे, मसूर, काला चना, हरा चना, हरे मटर, खेसारी और चावल आदि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवादा टोली का उत्खनन आपको दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल में से एक माना जाता है और इसकी तिथि 1600 से 1300 ईसा पूर्व के बीच की निर्धारित की गई है। ठीक ना? तो ये और 1600 से 1300 के बीच को हम लोग जो इतिहास के पन्नों में वैदिक संस्कृति के रूप में भी देखते हैं और वैदिक संस्कृति के रूप में भी इनका अध्ययन करते हैं, है ना? तो ये चीजें भी आप सब याद रखते चलो, देखते चलो। नेक्स्ट, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी हमारी संस्था के द्वारा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये श्रृंखला आपको जो है कि 1299 रुपए में, यानी 1300 रुपए में 1 रुपए कम में ये श्रृंखला आपको मिल रही है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आपको जो है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में आपको जो है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अभी भी हमें आप ग्रामीण संस्कृति में जाएंगे, बिहार, झारखंड आदि स्थानों पर, तो जब किसी के घर से किसी भी व्यक्ति का निर्वाण प्राप्त हुआ हो तो ऐसी स्थिति में उनके घर के लोग अपने पूर्वजों का एक स्थल होता है जहां घंट बांधी जाती है, ठीक ना? और उसी स्थल के पास में पत्थरों के स्मारक बनवाते थे। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके विषय में कुछ बातें उत्कीर्ण की जाती थी। तो ये सारी चीजें जो है
ये जितने अवशेष हैं तो ये आपको जो है विभिन्न प्रकार की समाधियों के दफनाने की प्रथा का भी आपको यहाँ पर जो है प्रचलन मिलता है। इस समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित बृहद पाषाण या मेगालिथ के रूप में जाना जाता है। यहां से आपको शिस्ट समाधि, पिट सर्किल, कैन सर्किल, एम्बेल, आपको जो है स्टोन होड, स्टोन, आपको जो है कंदराएं, ये सभी आपको यहां से प्राप्त हुई है। साथ ही साथ बृहद पाषाण स्मारक मृतकों की समाधि भी यहां से प्राप्त हुई है, यानी इन मृतकों की शिलाओं पर उनके नाम अंकित होते थे, वे आपको किस कुल खानदान से थे, उनकी जन्म तिथि क्या थे, उनके पिता कौन थे, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर उत्कीर्ण प्राप्त होती है। तो ये बात भी आप याद रखो। नेक्स्ट, राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो ये कर्नाटक में स्थित संगनकल्लू है, जो कि कर्नाटक के आसपास एक वेल्लारी जिला है। उसी वेल्लारी जिले में आपको जो है ये संगनकल्लू नौपाषाणिक स्थित आपको टीला है, जहां से राख के प्राप्त हुए हैं, यानी कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद से आपको ये मिले हैं। पिकलिहल में भी आपको जो है राख के टीले प्राप्त हुए हैं। राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालक समुदाय के मौसमी शिविरों को जलाए जाने के अवशेष प्राप्त होते। एक सिंपल सा आप देखते होंगे कि ठंड के दिनों में आपको जो है मानव के द्वारा खूब आग तापा जाता है। आज भी ग्रामीण परिवेशों में जाएंगे तो बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं, उसमें आपको भुस्से और आपको उपली उपली डालकर उसमें आग लगा दिया जाता है और गांव के लोग बैठकर एक साथ सुबह और शाम आग का आनंद लेते हैं। अब तो शहर में ये सब सपने हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण संस्कृति में आज भी यह सभ्यताएं जीवित हैं। अभी भी देश के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपको प्राचीन सभ्यताओं को जीवित रखने की परंपरा है और ये चीजें हमें बनाए रखना भी चाहिए, ठीक ना। हमें इतिहास यही बात कहता है कि जो हमारे परंपराएं थी वो बड़े ही आपको साइंटिफिक रीजन से प्रूफ थी, हवा में बातें नहीं की गई थी। नेक्स्ट, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक आपको चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से आपको सर्वाधिक जो है प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आपको स्थित है। कहां पे? मध्य प्रदेश के पाषाणकालीन भीमबेटका ये कहां है? तो रायसेन में है। रायसेन से चित्रकारी युग आपको 500 शिलाश्रय आपको प्राप्त हुए हैं, ये भीमबेटका से। यहाँ पे आपको पूरा पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के संस्कृति के जानकारी, पूरा पाषाण, ठीक ना, पाषाण से लेकर नवपाषाण तक के संस्कृति के जानकारी आपको प्राप्त होती है। यूनेस्को की सूची में 2003 ईस्वी में इसे भीमबेटका को शामिल कर दिया गया है। गैरिक मृदभांड पात्र जो है कि नामकरण हुआ था और ये कहां हुआ था? तो हस्तिनापुर में ये आपको गैरिक मृदभांड पात्र ये प्राप्त हुआ था। ये बात भी आप याद रखिए, जानते चलिए, चीजों को देखते चलिए। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः इस संस्कृति के साथ ही शुरू होती है, जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांडों के नमूनों के कारण गेरुए वर्णिक गैरिक मृदभांड के रूप में यानी OCP के रूप में कहा गया है। इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर और अतिरंजित खेड़ा नामक स्थान से भी आपको प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये अतिरंजित खेड़ा आपको कहां है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के यूपी के मेरठ जिले में आपको स्थित है अतिरंजित खेड़ा। वर्तमान में ये एटा के आसपास एटा जिले में आपको है।
अतिरंजित खेड़ा से ही आपको लगभग 800 ईसा पूर्व के कृषि के आपको लोहे की जानकारी सर्वप्रथम इसी अतिरंजित खेड़ा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल का शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा आपको पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 1499 रुपए में ये कोर्स उपलब्ध है। इसमें आपको जितने 18 से 22 साल के जो युवा हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर उपलब्ध है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक, यहां से वर्तमान में इसका नामकरण बदल दिया गया है और वर्तमान में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के रूप में इसका नामकरण किया गया है। ये देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। यहां पे इसके विषय में ये वर्तमान समय में एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी के रूप में सरकार की काम करती है। और इस संग्रहालय में आपको जो है कि सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन रखा गया है। ये महत्वपूर्ण बातें, यही आपको यूपीएससी में ये प्रश्न कई बार आपको पूछा है, यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी, इन दोनों जगहों पे आपको पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां स्थित है और ये किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन, भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन आता है। तामस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? देखो, 3 तरह की प्रथाएं आज भी विद्यमान है। शवों को जलाने की प्रथा, दफनाने की प्रथा और खुले आसमान में छोड़ देने की प्रथा। ये दुनिया की जितनी संस्कृति है इन्हीं 3 प्रथाओं के अंतर्गत आपको मिलेगी। चाहे वो हड़प्पा पूर्व की संस्कृति को देखेंगे या आज की वर्तमान संस्कृति को देखेंगे, सभी संस्कृतियों में इन तीनों विधाओं के जानकारी प्राप्त होती है। देखेंगे आप तो जैसे हिंदू समाज है, हिंदू समाज में शवों को जलाने, दफनाने और आपको जो है छोड़ने, तीनों तरह की प्रथाएं मिलेंगी। लेकिन कुछ समाज ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ दफनाने की प्रथा मिलती है। जैसे ईसाई और मुस्लिम समाज को देखेंगे तो आज भी आपको यहाँ पे शवों को दफनाने, जबकि पारसी और जैन संप्रदाय में शवों को खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। ठीक ना? तो अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग, लेकिन चीजें वही हैं, सिर्फ थोड़े बहुत मानव के द्वारा जो समय और परिस्थितियों के अनुसार इतिहास और जितना जिसको ज्ञान हुआ उस ज्ञान के आधार पर लोगों के काम करने की विधा है। आइए ताम्रपाषाणिक संस्कृति के विषय में हम लोग देखते हैं। ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो है महाराष्ट्र के नेवासा से, दायमाबाद से, कोठे से, चंदौली से, इनाम गांव, ये सभी आपको जो है महाराष्ट्र में स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल के रूप में जानते हैं, जहां से मानव के अस्थि कलश प्राप्त किए गए हैं। यानी आज भी देखते होंगे हमारे यहाँ प्रथाएं हैं, मानव को जलाने के बाद उनके कलश को गंगा में प्रवाहित करने की विधा आज भी देखने को मिलती है। उत्तर भारत खासकर और मध्य भारत के क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में इस प्रथा का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यहीं पे कब्र में मिट्टी की हांडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी हुई प्राप्त होती, यानी ऐसे समझो सीधी सीधी लाइन में कि जब मानव की मृत्यु होती थी, किसी भी चराचर जीव की मृत्यु होती थी, तो जो उसका प्रिय वस्तु होता था उसके साथ रख दिया जाता था। आप देखोगे तो ये प्रथा बौद्ध धर्म में भी देखने को मिलती है और इन्हीं स्थानों पर, इन्हीं प्रथाओं के आधार पर बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी किया गया है। बौद्ध स्तूप वहीं बनाए गए हैं जहां महात्मा बुद्ध से संबंधित या उन बौद्ध धर्म से संबंधित जो वरिष्ठ आपको जो ज्ञानी पुरुष थे, उन लोगों के अस्थि कलशों को, वस्त्रों को, जो भी उनका प्रिय सामान था उसे रखकर अर्धचंद्राकार वृत्त में, यानी इस तरह से ये स्तूप का निर्माण जो है अर्धचंद्राकार आकृति में स्तूपों का निर्माण किया गया है। ये आप इस तरीके से आप देखोगे, ठीक ना? तो ये स्तूप बनाए जाते थे। नेक्स्ट,
हिंदी इंडिविजुअल नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है, हिंदी के बादशाह, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं मुझे, तो ठीक ना। 999 रुपए में आप ये बैच को परचेज कर सकते हैं। किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के भी या कुत्ते के समाधान भी प्राप्त होते हैं? तो मानव के साथ कुत्ते के समाधान आपको जो है ये बुर्ज होम से प्राप्त होता है, और बुर्ज होम कहां है? तो जम्मू कश्मीर में है। बुर्ज होम से ही सबसे प्राचीनतम गर्तावास के भी साक्ष्य मिलते हैं। गर्तावास का मतलब है जहां मानव जो है कि निवास करता था। कंदराओं या गुफाओं में मानव के निवास स्थान को गर्तावास के नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम से आपको जो है मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस पुरा स्थल की खोज की बात की जाए तो इसका 1935 ईस्वी में डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा इस पुरा स्थल की खोज की गई थी। नेक्स्ट, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो विंध्य क्षेत्र के लेखनिया दरी, ये लेखनिया दरी जो है वर्तमान समय में सोनभद्र जिले में है, ठीक ना। सोनभद्र जिले में, जब सोनभद्र और वाराणसी के रास्ते पर जाएंगे तो आपको लेखनिया दरे ये पूरा स्थल प्राप्त होगा, ठीक। ये एक फाल के रूप में वर्तमान समय में फाल के रूप में डेवलप्ड किया गया है। भारत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसे झील भी घोषित किया गया है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, यहीं से भारी संख्या में आपको जो है कि मध्य पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ मानव के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के आपको प्रोफेसर जो थे जॉन आर लुकास के अनुसार लेखनिया में कुल 27 मानव कंकाल अस्थियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, ये वही नोट्स हैं जो कि उन्होंने YouTube पर शानदार तरीके से आपको पढ़ाए हैं। YouTube पे जो पन्ना दर पन्ना एक एक पन्ने पढ़ाए हैं उसी का ये PDF फॉर्म में है। बहुत लोग चिल्लाते हैं कि सर ये किताब जब परचेज कर लेते हैं तो कहते हैं किताब नहीं है सर, ये तो PDF मिला। तो ये PDF फॉर्म में ई बुक का मतलब ही होता है, आपको सीधी सीधी बता दिया गया है कि PDF के रूप में है। तो इस तरीके से आप सबने शानदार तरीके से पढ़ा। आशा उम्मीद करता हूं कि चीजें बहुत बेहतर तरीके से आप सबको समझ में आई होगी। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं एक शानदार श्रृंखला के साथ अगली कड़ी में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।